हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। दोस्तों, 12th क्लास के लेसन पृष्ठीय रसायन का आज 24वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के एक और गुण जिसका नाम है वैद्युतीय गुण। इससे पहले भी हमने कोलाइडी विलयनों के कई गुणों को डिस्कस किया है। आज बारी है वैद्युतीय गुण की। वैद्युतीय गुण का मतलब होता है आवेश से संबंधित है, ये प्लस माइनस से संबंधित है। आपको पहली लाइन क्या समझनी है? वैद्युतीय गुण का मतलब होता है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कणों पर एक विशिष्ट आवेश उपस्थित होता है। मतलब एक आवेश उपस्थित होता है। मतलब एक कोलाइडी विलयन में जितने कोलाइडी कण होते हैं उन सभी पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। मान लो मैंने ये कोलाइडी विलयन बनाया, किसी भी एक पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाया, तो इसके अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं उन कोलाइडी कणों पर कोई भी एक आवेश हो सकता है। या तो सारे के सारे प्लस हो सकते हैं या सारे के सारे माइनस हो सकते हैं। अगर प्लस होंगे तो उसको हम धनावेशित कोलाइडी विलयन कहेंगे, और यदि सारों पर माइनस आवेश होगा तो उसको हम ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन कहेंगे। तो पहली लाइन क्या होगी कि किसी विलयन में, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। अगर वह आवेश प्लस आवेश हो तो उसको हम धन आवेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं, और यदि सारे कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश उपस्थित हो तो उसे हम ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इन जो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन कौन से होते हैं और धन आवेशित कोलाइडी विलयन कौन से होते हैं, इसके उदाहरण मैंने आपके सामने लिख लिए हैं। कई बार कंपटीशन में या सामान्य पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या है कि ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन हमें ध्यान रखना है कि जो धातु के कोलाइडी विलयन है Au, Ag, Cu, प्लेटिनम आदि के जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होते हैं। धातु सल्फाइड के जो कोलाइडी विलयन होते हैं, जैसे कैडमियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, इनके जो कोलाइडी विलयन है, सल्फाइड कोलाइडी विलयन है, वो भी ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होते हैं। स्टार्च और जिलेटिन का कोलाइडी विलयन भी ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। सैलिसिलिक अम्ल और हमारी जो मिट्टी होती है वो भी एक प्रकार का ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। और जो रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है, वो भी ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। तो ध्यान दें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में कोई भी बात पूछी जा सकती है। आपको बहुत अच्छे से इसको सुनो, इसको याद करना है। अम्लीय रंजक जैसे इयोसिन और कांगोरेड, ये रंजक मतलब क्या है? डाई। ये डाइयां हैं जो एसिडिक होती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है इयोसिन, एक है कांगोरेड। ये दोनों भी एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होते हैं। आपको मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि रक्त और मिट्टी, ये दोनों जो है वो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। धातुओं के जितने ये कोलाइडी विलयन है वो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। जो धनावेशित कोलाइडी विलयनों में बात करें तो धनावेशित कोलाइडी विलयनों में जिसके अंदर जल जुड़ा हुआ हो वो धनावेशित कोलाइडी विलयन होंगे। जैसे Al2O3 के साथ XH2O जुड़े हुए हैं तो ये धनावेशित कोलाइडी विलयन होगा। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के साथ X जल के अणु जुड़े हुए हैं तो ये भी धनावेशित कोलाइडी विलयन होगा। या फिर कोई हाइड्रोक्साइड हुए, हाइड्रोक्साइड का मतलब जिसके साथ OH जुड़ा हुआ हो, जैसे AlOH की होल थ्राइस, FeOH की होल थ्राइस, तो ये हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन कण है। और ये जल योजित है, तो जल योजित और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कौन से होंगे? धनावेशित कोलाइडी विलयन होंगे। ये जो एग्जांपल लिखे हैं वो वाले। फिर ऑक्साइड भी, कुछ धातुओं के ऑक्साइड भी जो है वो धनावेशित कोलाइडी विलयन होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं हमारे को। और क्षारीय रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू, ये कैसा कोलाइडी विलयन है? धनावेशित कोलाइडी विलयन है। ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन अम्लीय रंजक कौन सा? इयोसिन और कांगोराइड ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। और क्षारीय रंजक मेथिलीन ब्लू जो है वो कैसा है? धन आवेशित कोलाइडी विलयन है। चलिए, तो ये आपको इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको एक बार दो बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपने क्या लिखना था विद्युतीय गुण में कि भाई कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर सारे कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है।
यदि वह आवेश धन आवेश है तो उन कोलाइडी विलयन को हम धनावेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं, और यदि उस पर माइनस आवेश उपस्थित हो तो उसे हम ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या बात है कि इन आवेश के होने से कोलाइडी कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनको इसका क्या महत्व होता है कोलाइडी विलयन में। देखें कि इधर गौर करें, ये मैंने एक कोलाइडी विलयन बनाया, ये पात्र था और इसके अंदर मान लो ये एक परिक्षेपण माध्यम पड़ा है, ये परिक्षेपण माध्यम पड़ा है यूं, और इसके अंदर जो है प्रक्षिप्त परावस्था बना दूंगा और कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ठीक है, ये बना। अब इसके अंदर ये मैंने बना दिया प्रक्षिप्त परावस्था के कण, ये लो। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इस आवेश के होने से कोलाइडी विलयन को क्या फायदा होता है। देखें इन सभी पर एक समान आवेश उपस्थित है, मान लो सब पर ही प्लस आवेश उपस्थित है, सब पर प्लस आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है, इन पर दोनों पर समान आवेश होगा तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब ये और ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ना ही ये इसके साथ चिपकेगा, ना ही इसके साथ चिपकेगा, ना ही इसके साथ। तो इसका मतलब ये जो कण है जिन पर प्लस आवेश उपस्थित है, ये सारे कण अपना अलग अलग घूमते रहेंगे, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, इससे ये चिपकेंगे नहीं तो बड़े कण बढ़ करके नीचे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब कोलाइडी विलयन जो है वो क्या रहेगा, स्थायी। तो आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि समान आवेश के कारण कोलाइडी कणों में परस्पर क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने से वे क्या करेंगे, परस्पर जो है चिपकेंगे नहीं या चिपक कर बड़े कणों का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो नहीं बड़े कणों का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है नीचे नहीं बैठेंगे, और नीचे नहीं बैठेंगे मतलब स्कंदित नहीं होंगे, और नीचे नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोलाइडी विलयन जो है वो क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे। तो आपको ये बात समझ लेनी है, क्या समझ लेनी है कि यार कोलाइडी कणों पर अगर कोई आवेश उपस्थित होता है तो उस आवेश की वजह से भी एक समान आवेश की वजह से भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इकट्ठे नहीं होते और स्कंदित नहीं होते, जिससे कोलाइडी कण ये जो विलयन के अंदर तैरते रहते हैं, अलग अलग दूर दूर तैरते रहते हैं, और इसीलिए कोलाइडी विलयन स्थायी होता है। स्थायी और अस्थायी कोलाइडी विलयन मैंने समझाया था ना, मैंने क्या कहा था कि अगर ये इकट्ठे होकर के नीचे बैठ जाए तो कोलाइडी विलयन कैसा होगा, अस्थायी। कैसा होगा, अस्थायी। अगर ये इकट्ठे होकर नीचे नहीं बैठते और विलयन में अलग अलग तैरते रहते हैं तो इसका मतलब कोलाइडी विलयन कैसा, स्थायी। अब प्लस प्लस सारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, इकट्ठे होकर नीचे नहीं बैठेंगे तो कोलाइडी विलयन स्थायी रहेगा। तो इसका मतलब है जो विद्युतीय गुण है जिसके वजह से कोलाइडी कणों पर समान आवेश उपस्थित होता है, इस कारण से कोलाइडी विलयन जो है वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये कोलाइडी विलयनों के विद्युतीय गुण की जो है इसकी क्या है, विशेषता है। अब बात आती है कि ये आवेश आते कैसे हैं, क्या कारण है इन पर आवेश आने का। आज की क्लास में आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, गौर करना, आप देखते रहना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इतना जो है मैंने आपको जो बताया है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और इसके बाद देखें आपके पास प्रश्न क्या पूछा जाएगा बोर्ड में। या तो आपसे इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको 4-5 लिख देगा, यूं लिख देगा कि बताओ, आपको लिख दिया CDSFEOH की होल थ्राइस, इस तरीके से कई एग्जांपल लिख देगा। स्टार्च, ठीक है, रक्त, वो कह देगा इनको आप धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइडी कणों में विलयनों में छांटो कि इनमें धनावेशित कौन कौन से हैं और ऋणावेशित कौन कौन से हैं। तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये टेबल आपको आनी चाहिए भाई। और दूसरी बात कि आपको पूछा जा सकता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश का क्या महत्व है, तो आप कहोगे कि कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण कोलाइडी विलयन क्या रहता है, स्थायी रहता है। और क्यों रहता है वो मैंने आपको बताया, वो आपको पूरी बात लिखनी होगी। चलिए अब आपसे जो बड़ी बात पूछी जा सकती है, आपके माइंड में जो होगा वो ये होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अब आपके माइंड में एक बात होगी कि यार इन पर आवेश कैसे आता है, इन पर आवेश आने का क्या कारण है। देखो
आवेश आने का कारण, पहला कारण जो है हमारे पास आवेश आने का पहला कारण, जो हालांकि ज्यादा तरीके से ज्यादा कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक माना जा सकता है, क्या कि परिक्षेपण माध्यम के साथ घर्षण के कारण जो है इस पर आवेश आता है। क्या मतलब, मैंने ये बनाया, ये एक पात्र और इसके अंदर बनाया परिक्षेपण माध्यम, ये परिक्षेपण माध्यम बना लिया। अब इस परिक्षेपण माध्यम में क्या है कि कोलाइडी कण जो है, मान लो ये बड़ा कोलाइडी कण जो है, ये कोलाइडी कण जो है, ये इसके अंदर इधर उधर गति करेंगे, ऐसे ऐसे गति करेंगे तो परिक्षेपण माध्यम के साथ रगड़ेंगे, और रगड़ने को क्या कहते हैं, घर्षण करना। तो घर्षण क्या होगा, और घर्षण की वजह से इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, चाहे आवेश प्लस उपस्थित हो चाहे माइनस आवेश उपस्थित हो, वो आवेश इस पर उत्पन्न हो जाएगा। कहता है कि कोलाइडी कण कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम में इधर उधर घूमेंगे तो परिक्षेपण माध्यम के साथ घर्षण करेंगे और घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न होगा। ये एक मानी गई बात है, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक इसका प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरा जो है, हालांकि इसका कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अपने ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए ऐसा। फिर ये क्या कहता है, ये कहता है कि दूसरा कारण जो है वो कहता है कि जो पृष्ठीय अणुओं के आयनन से, पृष्ठीय अणुओं के आयनन से, आयनन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस में टूटना। जैसे मैंने आपको एक साबुन का एग्जांपल बताया था, साबुन का, कि साबुन का एक सूत्र होता था C17H35 COONA। ठीक है, ये क्या होता था कि जब इसको अधिक सांद्रता में जल में घोला जाता था तो ये इस तरीके से टूटता था, C17H35 COO- और Na+। ठीक है, तो ये पृष्ठीय अणुओं का आयनन हो गया, ये प्लस माइनस में टूट गया, और प्लस माइनस में टूटने के बाद में ये ऋणावेशित कण बन गया। ये ऋणावेशित कण आपको पता है कि इसका ये माइनस और ये इस तरीके से माइनस और इस तरीके से यहां पर माइनस, इस तरीके से ये माइनस, यूं आपस में जुड़ करके मिसेल का निर्माण करते हैं, और इस मिसेल के पृष्ठ पर मतलब सतह पर जो है वो क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो इससे जो Na+ इनसे हटा है, इसकी वजह से ये कोलाइडी विलयन जो बना है वो ऋणावेशित बना है। मतलब कि पृष्ठीय अणुओं के आयनित हो जाने से, मतलब धनावेश निकल गया तो ये बचा हुआ जो आयन है ये जब कोलाइडी विलयन का निर्माण करेगा तो ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का निर्माण करेगा। हालांकि ये बात भी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, बस साबुन के लिए ये सही है, बाकी सब के लिए ज्यादा सही नहीं है। तो ये दो बातें होगी, इन पर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन हमें आनी चाहिए। तीसरी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत अच्छे से आपको सीखना है, उसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं जब भी कहीं भी प्रैक्टिकल लेने जाता हूं, मैं एज ए एग्जामिनर बहुत जगह प्रैक्टिकल लेने जाता हूं, तो मैं वाइवे के अंदर एक इस जो मैं अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन मैं हर जगह जहां भी जाता हूं, मैं हर इंटेलिजेंट बच्चे से ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूं। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, हो सकता है कल को मैं आपके स्कूल में प्रैक्टिकल लेने आ जाऊं तो आपसे मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा और आप मुझे ये आंसर देंगे। हो सकता है आप कहीं मतलब किसी भी स्कूल में हो सकते हैं, तो जिस स्कूल में होंगे हो सकता है मैं वहां पर प्रैक्टिकल लेने आ जाऊं, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। पहले सीख लें क्या है। तीसरा कारण जो है कोलाइडी कणों पर आवेश आने का, तीसरा कारण जो है वो क्या है, वो कारण है हमारे पास कि आपसे पूछा जा सकता है, एक कारण है इसका कि उभयनिष्ठ आयन या उभयनिष्ठ आयन के वर्णात्मक अधिशोषण से आवेश उत्पन्न होता है। वर्णात्मक अधिशोषण से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात ये क्या कहना चाह रहा है, देखो कि मेरे पास एक कोलाइडी विलयन है। गौर करना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये एग्जांपल सीख गए। उभयनिष्ठ आयन के वर्णात्मक अधिशोषण से क्या मतलब है कि मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना था, FeOH3 का कोलाइडी विलयन बनाना था, तो इसके लिए मैं इसके अंदर विद्युत अपघट्य मिलाऊंगा।
दो तरीके का विद्युत अपघट्य मिलाऊंगा। क्या मिला रहा हूं मैं इसके अंदर? वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य मिला रहा हूं, लवण मिला रहा हूं। जैसे मतलब वैद्युत अपघट्य क्षार भी हो सकता है। मैंने एक तो इसके अंदर मिलाया NaOH और एक मैंने इसके अंदर मिलाया FeCl3। ठीक है, आप पहले इसको समझ लें कि जो FeOH की होल थ्राइस है इसके अंदर दो आयन हैं। कौन कौन से? एक तो है Fe+3 और एक है OH-। आपको पता लग रहा है ना कि ये FeOH की होल थ्राइस किस से मिलकर बना हुआ है? Fe+3 और OH- से मिलकर के ये दोनों बने हुए हैं। ये FeOH की होल थ्राइस बना हुआ है। इस FeOH की होल थ्राइस का मुझे कोलाइडी विलयन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना, मजेदार बात है। तो जब मैं इसके अंदर Na+NaOH मिलाऊंगा तो NaOH में क्या होगा? Na+ और OH- और FeCl3 में क्या होगा? Fe+3 और Cl- ये होंगे। ठीक है, तो जब इस पदार्थ का मुझे FeOH की होल थ्राइस का कोलाइडी विलयन बनाना है और उसके अंदर मैं विद्युत अपघट्य NaOH मिलाऊं, तो अब इसके अंदर उभयनिष्ठ आयन कौन सा है? आप देखो FeOH की होल थ्राइस के अंदर आयन कौन सा? OH- और इसमें उभयनिष्ठ आयन, उभयनिष्ठ जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ऐसा कौन सा है? OH-। तो ये वाला OH- ना इसकी सतह पर जाकर के अधिशोषित हो जाएगा, इसकी सतह पर जमा हो जाएगा। सतह पर जमा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? FeOH की होल थ्राइस और इसकी सतह के ऊपर कौन जमा हो जाएगा? OH-। ये वाला उभयनिष्ठ आयन इसकी सतह पर जमा हो जाएगा। तो OH- इसकी सतह पर जुड़ जाएगा तो कोलाइडी विलयन कैसा बन जाएगा? ऋण आवेशित। तो देखो इस माइनस की वजह से इस कोलाइडी कण पर आवेश आ गया, OH- के जुड़ने से इस कोलाइडी कण पर ऋण आवेशित आ गया। देखें कितनी बढ़िया बात है, आपको समझ में आया कि उभयनिष्ठ आयन, उभयनिष्ठ आयन मतलब जो जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है उसमें वो आयन हो और जो विद्युत अपघट्य मिलाया जा रहा है उसमें वो आयन हो, तो जो उभयनिष्ठ आयन होगा वो इसकी सतह पर जमा हो जाएगा। अब ये आवेश जब जमा हो जाएगा तो इसको OH- जमा हो जाएगा तो ये पूरा कण कैसा बन जाएगा? माइनस बन जाएगा और कोलाइडी कण कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। यदि इसके अंदर मैं FeCl3 मिलाऊं FeOH की होल थ्राइस के अंदर, तो अब इसके अंदर आयन देखो Fe+3, इसके अंदर आयन देखो Fe+3, मतलब दोनों में है, दोनों में है तो मतलब उभयनिष्ठ आयन है। तो अब इसकी सतह पर कौन जमा होगा? Cl- जमा होगा कि Fe+3 जमा होगा? बताइए आप लोग, सोचिए फटाफट, कौन जमा होगा? जो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कौन सा है? Fe+3। तो ये Fe+3 इसकी सतह पर जमा हो जाएगा। जब Fe+3 इसकी सतह पर जमा हो जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा FeOH की होल थ्राइस, ये तो कोलाइडी कण, और इसकी सतह पर कौन आ गया? Fe+3। जब प्लस आवेश इसकी सतह पर जमा हो गया तो प्लस आवेश जमा होने से ये कोलाइडी कण कैसा बन जाएगा? धन आवेशित कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो यही है उभयनिष्ठ आयन के वर्णात्मक अधिशोषण से जो है कोलाइडी कणों पर आवेश आ जाता है। यहां पर उभयनिष्ठ आयन OH जुड़ा तो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बन गया, यहाँ पे उभयनिष्ठ आयन Fe+3 जुड़ा तो धनावेशित कोलाइडी विलयन बन गया। तो इस तरीके से वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं, देखो, क्योंकि बुक में ये एग्जांपल एक और दे रखा है बहुत अच्छा, तो उसको आप सीख लें एक बार। ये स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा है। जैसा मैंने ये बना दिया इसी से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए इसको साफ कर रहा हूं और इसी के अंदर एक और उदाहरण में लिख रहा हूं। गौर करना दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जांपल है। उस एग्जाम्पल को सीखने के बाद में आपको मजा आ जाएगा कि आपको लगेगा यार आज बहुत बढ़िया टॉपिक सीखा है। हाँ, कई दिन बाद सीखा है, इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी बाहर लगी हुई थी, कुछ दिन मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज जो क्लास है वो आपको पढ़ करके महसूस हो जाएगा कि यार इतने दिन का सारा दुख जो है वो आज दूर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखें क्या है। एग्जाम्पल ये है कि मैंने दो कंडीशन है मेरे पास यहां पर ये AgNO3 का विलयन पड़ा है। किसका विलयन पड़ा है? मैं यहां पर इसके अंदर लिख देता हूं। मेरे पास AgNO3 का कोलाइडी विलयन पड़ा है और इसके अंदर मैं मिला रहा हूं Ki, पोटेशियम आयोडाइड मिला रहा हूं। और दूसरा एग्जांपल, ये दो एग्जांपल मैं बना रहा हूं एक साथ, ये एक और ये दो। दूसरे में मेरे पास क्या था कि मेरे पास Ki पड़ा था और विलयन किसका पड़ा था? Ki का विलयन पड़ा था
और बाहर से किसको मिला रहा था, AgNO3 को मिला रहा था। ठीक है, तो दोनों में से आप देखें कि AgNO3 जो है वो आधिक्य में है, ये ज्यादा है, और Ki जो है वो कम है। थोड़ा मिला रहा हूं मैं, हो सकता है कि ये कम हो, ये ज्यादा मिलाया जा रहा हो, वो आप बुक से समझ लेना। लेकिन यहां जो एग्जांपल मैं कह रहा हूं, कंसेप्ट समझ लें पहले कि यहां Ki जो है वो क्या है, आधिक्य में है, मतलब ज्यादा है, और AgNO3 बाहर से मिलाया जा रहा है तो कम मिलाया जा रहा है। ठीक है, जब ये इसके अंदर मिलाया जाएगा तो AgNO3 में क्या पड़ा होगा, Ag प्लस, गौर करो दोस्तों, Ag प्लस और NO3 माइनस पड़ा होगा। जैसे इसके अंदर Ki मिलाओगे तो क्या बनेगा, K प्लस और I माइनस बनेगा। ठीक है, अब जो K प्लस और I माइनस जब बना तो इन दोनों ने क्या किया कि Ag और I ने अभिक्रिया करके और क्या बना लिया, AgI का अवक्षेप बना लिया, AgI का अवक्षेप बन गया। ठीक है, ये AgI बन गया, ये AgI बन गया। लेकिन आप देखें कि ये Ag प्लस तो ज्यादा थे, क्योंकि AgNO3 आधिक्य में पड़ा था, तो Ag तो ज्यादा थे, I कम थे। मैं मान लेता हूं Ag तो थे 100 और AgNO3 100 अणु थे, तो Ag प्लस भी 100 बनेंगे, और Ki मैंने उसके अंदर कितने मिलाए थे, 10, तो I कितने होंगे, 10। AgI कितने बनेंगे, इन 10 100 में से 10 Ag प्लस 10 I माइनस से अभिक्रिया करके 10 AgI बना लेंगे, लेकिन 90 Ag प्लस जो है वो विलयन में अतिरिक्त पड़े रहेंगे। तो AgI तो बन गया, विलयन में उभयनिष्ठ आयन एक और आयन एक्स्ट्रा कौन पड़ा है जो इन दोनों में हो, Ag प्लस पड़ा है, तो Ag प्लस इसकी सतह पर जमा हो जाएगा और कोलाइडी विलयन कैसा बन जाएगा, धनावेशित कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि यार Ag प्लस तो ज्यादा था, I माइनस कम था, तो जितने Ag प्लस जितने I माइनस थे उतने Ag प्लस जुड़ करके AgI बन गया। जो बचे हुए Ag प्लस थे, जो अतिरिक्त थे और उभयनिष्ठ थे, उभयनिष्ठ मतलब AgI में Ag प्लस और I माइनस है, तो उभयनिष्ठ आयन विलयन में और कौन पड़ा है, Ag प्लस, तो Ag प्लस इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाएगा, जिसकी वजह से धनावेशित कोलाइडी विलयन बन जाएगा। अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर क्या होगा कि Ki ज्यादा पड़ा है और AgNO3 अब कम है। AgNO3 का मतलब क्या है, Ag प्लस क्या है, अब कम है, और Ki माइनस में I माइनस जो है वो क्या है, अधिक है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो आपको पता है क्या बनेगा, AgI तो बनेगा। ठीक है, लेकिन अब इस विलयन में आधिक्य में कौन पड़ा है, Ag प्लस है, उसने तो सारे के सारे ने AgI बना लिया। I माइनस आधिक्य में पड़ा था, इसलिए AgI तो बना लिया, लेकिन I माइनस अभी भी विलयन में एक्स्ट्रा पड़ा है क्योंकि ये आधिक्य में था। तो जो आधिक्य में पड़ा है उभयनिष्ठ है वो इसकी सतह पर जमा हो जाएगा। अब इस बार कौन जमा होगा, I माइनस जमा होगा, तो अब कोलाइडी विलयन कैसा बन जाएगा, ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन बन जाएगा। मजेदार बात, ये बड़ी खतरनाक बात थी कि यार AgNO3 में Ki मिला रहे हो, अगर AgNO3 आधिक्य में है तो Ag प्लस आधिक्य में होगा, Ag प्लस अधिशोषित होगा और धनावेशित कोलाइडी विलयन बनेगा। लेकिन अगर आधिक्य में Ki है तो I माइनस आधिक्य में होगा और ये I माइनस अधिशोषित होगा, और जिससे ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बनेगा। ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त है। आपको बात समझ में आ जाएगी कि कौन किस में मिलाओगे तो कैसा कोलाइडी विलयन बनेगा, धनावेशित कोलाइडी विलयन बनेगा या ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन बनेगा। ऐसा, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए, 12th एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एक कंपटीशन के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि AgNO3 में Ki आधिक्य में मिला दिया, Ki आधिक्य में मिला दिया तो कोलाइडी विलयन बनेगा, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या कहा नहीं जा सकता, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो AgNO3 में Ki आधिक्य में मिला है, आधिक्य में I माइनस आधिक्य में आ रहा है, तो I माइनस अधिशोषित होगा और I माइनस अधिशोषित होगा तो क्या बनेगा, ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कह दिया कि Ki के विलयन में AgNO3 आधिक्य में मिला दिया, अब आधिक्य मतलब अधिक कौन है, Ag प्लस है, तो अब जमा कौन होगा, Ag प्लस, तो कोलाइडी विलयन कैसा बनेगा, धनावेशित बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रह रहा है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे कभी अगर आपके यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आ गया
तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, या मेरी जगह कोई और भी एग्जामिनर आया तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होता क्या है कि एक वर्ड है जो जीटा विभव, क्या वर्ड है? जीटा विभव। ये वर्ड जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जीटा विभव क्या किसे कहते हैं? जीटा विभव। देखें, जीटा विभव ये होता है कि मान लो आपके पास यू ए जी आई का कोलाइड डिवीजन बना, ठीक है। ये जो है ये अवक्षेप बना, इस अवक्षेप के ऊपर जो उभयनिष्ठ आयन है वो इसकी सतह पर जमा हो जाएगा। मान लो इसके अंदर I माइनस उभयनिष्ठ आयन उपस्थित था, तो ये I माइनस के चारों तरफ से जुड़ करके जो है वो क्या बना लेगा? एक स्थिर परत का निर्माण कर लेगा। I माइनस जो है इस AgI पर I माइनस जो है इसके चारों तरफ इसको घेर लेगा और इसकी सतह पर अधिशोषित होकर के इस तरीके से एक स्थिर परत का निर्माण कर लेगा। मैं समझा रहा हूं जीटा विभव किसे कहते हैं। ये स्थिर परत का निर्माण करेगा जिससे ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि विलयन में Ki प्लस और पड़ा है। क्या पड़ा है? Ki प्लस, जो क्या करेगा वो इसकी सतह पर एक और परत का निर्माण कर लेगा इस तरीके से K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस, ठीक है। इस प्रकार से एक परत का निर्माण कर देगा। जो पहली परत है ये वाली I माइनस की जो परत है वो कैसी परत होती है? स्थिर परत होती है, ठीक है। और इसके ऊपर वाली जो K प्लस की जो परत है वो कैसी परत होती है? विसरित परत होती है। कैसी परत होती है? विसरित परत होती है। मतलब I माइनस तो इसकी सतह पर जमा हो जाएगा तो यहीं चिपका रहेगा, लेकिन K प्लस क्या होगा? आया, जुड़ा, हट गया, फिर जुड़ा, फिर हट गया, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो पहली परत जो है वो क्या है? स्थिर परत है, और दूसरी परत क्या है? विसरित परत है, ठीक है। अब इस जो स्थिर परत के विसरित परत जो है विपरीत आवेश वाली होती है। अगर अंदर माइनस है तो बाहर प्लस वाली होगी, अंदर अगर प्लस की परत है तो बाहर वाली कौन सी परत होगी? माइनस की परत होगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को अच्छे से देखा जाए, इन दोनों परतों को अच्छे से देखा जाए तो एक परत और दूसरी परत, इन दोनों के परतों के में आवेश में क्या है? अंतर। आवेश में अंतर है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। इस आवेश में अंतर की वजह से इनमें क्या हो जाता है? एक विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आवेश में अंतर की वजह से स्थिर और विसरित परतों के मध्य आवेश में अंतर के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे अपने जीटा विभव कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कि जीटा विभव किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि जीटा विभव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि कोलाइडी कणों की जो आपके पास कोलाइडी कणों पर एक आयन जो है उभयनिष्ठ आयन इसकी सतह पर जमा होकर के एक स्थिर परत का निर्माण करता है, ठीक है। इस स्थिर परत के ऊपर विपरीत आवेश वाले आयन इस पर जमा होकर के एक विसरित परत का निर्माण करते हैं। स्थिर परत और विसरित परत में आवेश में अंतर के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिस विभव को हम स्थिर जीटा विभव कहते हैं, ठीक है। और इस जीटा विभव को हम वैद्युत गतिक विभव भी कहते हैं। इस जीटा विभव को क्या कहते हैं? वैद्युत गतिक विभव भी कहते हैं, वैद्युत गतिक विभव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि जीटा विभव किसे कहते हैं। जब आप जीटा विभव बता देंगे तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जियोलाइट किसको कहते हैं। जियोलाइट मैंने पहले पढ़ाया था ना कि वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है, तो वो जियोलाइट पूछ लिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो वैसे अगर आपसे जीटा विभव पूछा जाए तो आप कहेंगे कि कोलाइडी किरणों पर एक उभयनिष्ठ आयन जो है स्थिर रूप से, स्थायी रूप से जमा होकर के स्थिर परत का निर्माण करता है, और इस स्थिर परत के ऊपर क्या होता है? विपरीत आवेशित आयन जमा होकर के एक विसरित परत का निर्माण करते हैं। स्थिर परत और विसरित परत के मध्य आवेश में अंतर के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को जीटा विभव या वैद्युत गतिक विभव कहा जाता
है। ठीक है, ये पेपर के लिहाज से जीटा विभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो ये वैद्युतीय गुण हो गए कंप्लीट, और महत्व मैं एक बार और बता देता हूं कि लास्ट में एक बार और, कि इन आवेश जो कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, इसका महत्व क्या होता है। महत्व ये होता है कि इसकी वजह से कोलाइडी कण परस्पर चिपकते नहीं है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिससे वो चिपकते नहीं हैं और स्कंदित नहीं होते, इसलिए कोलाइडी विलयन जो है वो स्थायी रहता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको पढ़ करके मजा आया होगा। इस तरीके से मैं कल फिर एक क्लास अपलोड करूंगा, और दोस्तों अब कोशिश ये रहेगी कि हमारी क्लासेस रेगुलर रहें। ठीक है, गुड लक दोस्तों, पढ़ते रहो, बाय।